परीक्षा किसी भी दिन हो, तैयारी उस दिन तक होनी चाहिए। तो क्या करनी चाहिए? तो ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के साथ जुड़ जानी चाहिए। तो फाइनली स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और आज के इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है बीपीएससी टीआरई 2.0 के अंतर्गत उर्दू ग्रामर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिससे आप लोगों के एग्जाम में नो डाउट हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है गज़ल। जी हाँ, गज़ल जो कि उर्दू शायरी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उर्दू शायरी की मकबूल तरीन ये सिन्फ है। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। ये कौल किसका है? सोचिए, मतलब गज़ल से रिलेटेड जो अहम अक़वाल है, कौल है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी और उसको याद रखने का ट्रिक भी बताऊंगी। ठीक है ना। गज़ल किसे कहते हैं, गज़ल के अज्जाए तरकीबी क्या हैं, गज़ल की शुरुआत कैसे हुई, गज़ल किस ज़बान यानी कि किस भाषा से उर्दू ज़बान में आई। ठीक है। उसके बाद से गज़ल की जब शुरुआत हुई, आगाज़ हुई, तो गज़ल की आगाज़ व इर्तिका हर एक डिटेल्स हम लोग समझेंगे। ठीक है ना। गज़ल के बारे में कंप्लीट नॉलेज आप यूँ कह सकते हैं कि आज के इस मात्र एक वीडियो में आप लोगों को मिल जाने वाला है। और ये टॉपिक चाहे आप टीजीटी वाले हो या फिर पीजीटी वाले हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। 6 to 8 वाले हो या फिर 9, 10 या फिर 11, 12, सभी के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उर्दू शायरी से ऐसा हो ही नहीं सकता है कि गज़ल से क्वेश्चन ना पूछे। 100% गारंटी मैं देती हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो गज़ल के बारे में कंप्लीट नॉलेज आज के इस वीडियो में हम लोग गेन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग बेहद समझदार है, समझते हैं, तो इसीलिए आप लोग स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा और हर एक पॉइंट को समझिएगा। ठीक है ना। गज़ल के बारे में मैं कोशिश करूँगी कि हर एक पॉइंट को बता दूँ, कोई भी पॉइंट छूटे ना। गज़ल के अहम अक़वाल, अलग अलग शायर जो है ना गज़ल के बारे में क्या कहे हैं, गज़ल की आगाज़ व इर्तिका यानी कि शुरुआत कैसे हुई, गज़ल के अज्जाए तरकीबी क्या है। ठीक है ना। हर एक डिटेल समझेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग स्टार्टिंग में ही वीडियो को लाइक कर दें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दें, ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और सभी लोगों का भला हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि गज़ल किसे कहते हैं। देखिए, गज़ल जो है ना अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसका मानी होता है औरतों से बातें करना या फिर औरतों की बातें करना। यानी कि इससे पता क्या चल रहा है कि गज़ल जो है ना शेर व शायरी की तरह ही लिखी जाती है, बस उसमें किस बात का जिक्र होता है। गज़ल को पढ़ने के बाद लगता है कि उसमें औरतों की बातें हुई हैं और ऐसा लगता है कि औरतों से बातें की गई हैं। औरतों से बातें यानी कि इश्क व मोहब्बत की बातें होती है गज़ल के अंतर्गत। यानी कि गज़ल जो है ना नज़्म यानी कि शेर व शायरी की तरह ही लिखी जाती है, कविता की तरह ही लिखी जाती है, बस उसमें ज़्यादातर इश्क व आशिकी की बातें होती है। उसी सिंफ, उसी कैटेगरी को क्या कहते हैं, गज़ल कहते हैं। ठीक है ना। अब गज़ल की शुरुआत कैसे हुई मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन उससे पहले गज़ल के जो अज्जाए तरकीबी है, अज्जाए तरकीबी का मतलब होता है कि गज़ल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसकी वजह से उसको गज़ल कहा जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, अज्जाए तरकीबी। मतलब कि वो चीज़ें नहीं रहेंगी ना गज़ल में तो उसको गज़ल नहीं कहा जा सकता है, उसी को क्या कहते हैं, अज्जाए तरकीबी। जैसे कि रदीफ़, गज़ल में रदीफ़ होना चाहिए, काफ़िया होना चाहिए, मतला होना चाहिए, मक्ता होना चाहिए। तो ये सभी क्या है, अज्जाए तरकीबी है। मतलब ये सभी चीज़ें गज़ल में होनी चाहिए, तभी हम लोग क्या कहेंगे, उसको गज़ल कहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, रदीफ़। रदीफ़, काफ़िया, मतला, मक्ता किसे कहते हैं, ये थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। रदीफ़ किसे कहते हैं, रदीफ़ को समझने से पहले आप लोगों को पता रहना चाहिए कि मिसरा और शेर किसे कहते हैं। एक बार मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पर बोर्ड पर एक गज़ल लिख दी हूँ और इस गज़ल का ये जो पहला लाइन है ना, पहला लाइन जरा इसको पढ़िए। तुम्हारी याद के जब ज़ख्म भरने लगते हैं, किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं। ये पहला लाइन है इस गज़ल का, ये पहला लाइन है ना। और इस पहले लाइन का पहला सतर ये है, यानी कि पहला जुमला आप कह सकते हैं, ये है पहला सेंटेंस। तुम्हारी याद के जब ज़ख्म भरने लगते हैं, ये हो गया पहला क्या, जुमला, पहला सतर। तो इसी को क्या कहते हैं, हम लोग मिसरा कहते हैं। और इसी लाइन में ये है दूसरा जुमला, यानी कि दूसरा सतर आप कह सकते हैं। किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं, ये इस लाइन का दूसरा सतर है ना, तो इसको कहेंगे हम लोग दूसरा मिसरा। ये एक मैं पूरी गज़ल लिखी हुई थी, इस गज़ल का ये पहला लाइन था। और पहले लाइन को 2 भागों में देखिए बांट दिया गया है ना, 2 सतर में बांट दिया गया है। पहला सतर ये है और दूसरा सतर ये है। तो इसी सतर को ही क्या कहते हैं, मिसरा कहते हैं। यानी कि पहले लाइन में 2 मिसरे हैं, पहला मिसरा ये,
दूसरा मिसरा ये। उसी तरह दूसरे लाइन को भी देखिए 2 सतर में यानी कि 2 भागों में बांट दिया गया है ना। ये हो गया पहला सतर यानी कि इसको पहला मिसरा कहेंगे, ये हो गया दूसरा मिसरा यानी कि दूसरा सतर। उसी तरह तीसरे लाइन को भी 2 सतर में यानी कि 2 मिसरों में बांटा गया है, पहला है ये मिसरा और दूसरा मिसरा ये हो गया। उसी तरह चौथे लाइन में भी 2 मिसरे हैं, पहला मिसरा ये दूसरा मिसरा ये। उसी तरह 5वें लाइन में भी 2 मिसरे हैं, पहला मिसरा ये और दूसरा मिसरा ये। यानी कि इस पूरे गज़ल में टोटल कितने मिसरे हैं? तो टोटल 10 मिसरे हैं। उसके बाद से समझिए कि शेर किसे कहते हैं। 2 मिसरे मिलकर एक शेर बनते हैं, ध्यान में रखिएगा। शेर में कितने मिसरे होते हैं? तो 2 मिसरे होते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पहला जो लाइन है यहाँ पर कितने मिसरे दिखाई दे रहे हैं? तो आप लोग कहेंगे कि पहले लाइन में 2 मिसरे हैं, पहला मिसरा ये हो गया, दूसरा मिसरा ये हो गया। तो हम कहेंगे कि तो इसी को तो क्या कहते हैं? शेर कहते हैं। 2 मिसरे मिलकर क्या बनते हैं? शेर बनते हैं। यानी कि इस गज़ल का ये हो गया पहला शेर, शेर नंबर 1। उसी तरह आप लोग दूसरे लाइन पर जाएंगे तो इसमें भी 2 मिसरे आप लोग को दिखाई दे रहे हैं ना। तो 2 मिसरे मिलकर क्या बनता है? एक शेर बनता है। तो देखिए यहाँ पर 2 मिसरे हैं ना, तो इसको क्या कहेंगे? इसको शेर कहेंगे। लेकिन इस गज़ल का ये दूसरा शेर है यानी कि शेर नंबर 2। उसी तरह तीसरे लाइन में देखिए ये तीसरा लाइन है और इसमें भी 2 मिसरे दिखाई दे रहे हैं ना, यानी कि ये हो गया तीसरा शेर, शेर नंबर 3। ठीक है ना। उसी तरह चौथा लाइन देखिए, चौथे लाइन में भी 2 मिसरे हैं ना, तो ये क्या हो गया? इसको शेर कहेंगे। 2 मिसरे मिलकर क्या बनते हैं? शेर बनते हैं, कि ये हो गया चौथा शेर। उसी तरह ये 5वें लाइन में 2 मिसरे आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे, तो ये हो गया 5वां शेर, शेर नंबर 5। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो मैं गज़ल लिखी थी, इस गज़ल में टोटल कितने शेर हैं? तो टोटल 5 शेर हैं। ठीक है ना। शेर का जमा होता है अशआर, यानी कि यहाँ पर टोटल 5 अशआर हैं। और उसके बाद से मिसरे कितने हैं? तो टोटल 10 मिसरे हैं इस गज़ल में। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मिसरा और शेर समझ में आ गया ना। तो अब आप लोग को रदीफ़ और काफ़िया भी समझ में आ जाएगा। देखिए रदीफ़ किसे कहते हैं? शेर के आखिर में चले जाइए। शेर के आखिर में वो लफ्ज़ जो बार बार रिपीट होते हैं उसी को क्या कहते हैं? रदीफ़ कहते हैं। देखिए इसको पढ़िए, पहले शेर को। इस गज़ल का, ये जो पूरी गज़ल में लिखी हूँ, इस गज़ल का पहला शेर ये है ना, तो पहले शेर को पढ़िए। तुम्हारी याद के जब ज़ख्म भरने लगते हैं, लास्ट में देखिए लगते हैं, लगते हैं। उसी तरह किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं, लास्ट में क्या है? लगते हैं। यानी कि इन दोनों मिसरों के लास्ट में ये पहला शेर है और पहले शेर के दोनों मिसरों के लास्ट में क्या है? लगते हैं और लगते हैं। तो इसी को तो क्या कहते हैं? रदीफ़ कहते हैं। आई होप आप लोग को रदीफ़ समझ में आ गया होगा। उसी तरह देखिए हदीस यार उन्वान उभरने लगते हैं तो हर हरीम में गेसू संवरने लगते हैं। देखिए यहाँ पर भी लास्ट में क्या है? दूसरे शेर के पहले वाले मिसरे में क्या है? लगते हैं। और उसी तरह दूसरे वाले मिसरे में क्या है? लगते हैं। सभी शेर में लास्ट में क्या है? लगते हैं, लगते हैं, लगते हैं, लगते हैं। तो इसी को क्या कहेंगे? रदीफ़ कहेंगे। तो बताइए इस गज़ल में रदीफ़ क्या है? रदीफ़ आप लोग को दिखाई दे रहा है कि लगते हैं है। ठीक है, इस पूरे गज़ल में रदीफ़ क्या है? तो लगते हैं। यानी कि ये जो लगते हैं ये लफ्ज़ है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस पूरे गज़ल में लगते हैं एक रदीफ़ है। ठीक है, अब समझते हैं कि काफ़िया किसे कहते हैं। काफ़िया समझना उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। रदीफ़ समझ में आ गया तो काफ़िया भी समझ में आ जाएगा। देखिए जहाँ पर रदीफ़ है ना, देखिए ये रदीफ़ है, ये रदीफ़ है, ये रदीफ़ है। ठीक है, मिटा दे रही हूँ ये पीछे का, ये भी मैं मिटा दे रही हूँ। ठीक है, इसको भी मिटा दे रही हूँ। ये क्या है? ये रदीफ़ है, ये भी रदीफ़ है और यहाँ पर देख सकते हैं रदीफ़ है, यहाँ पर भी रदीफ़ है। 5वें शेर के भी लास्ट में क्या है? रदीफ़ लगते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए काफ़िया किसे कहते हैं, यूँ तुरंत समझ में आ जाएगा। जहाँ जहाँ रदीफ़ दिख रहा है ना, रदीफ़ के ठीक एक कदम पीछे चले आना है आप लोगों को। रदीफ़ यहाँ पर है, लगते हैं, इसके ठीक एक कदम आप लोग को पीछे चले आना है। रदीफ़ क्या है? लगते हैं, इसके ठीक एक कदम अगर आप लोग पीछे आते हैं तो देखिए कौन सा लफ्ज़ है? भरने। उसी तरह यहाँ पर दूसरा, पहला शेर का दूसरा मिसरा देखिए, दूसरे मिसरे के लास्ट में क्या है? रदीफ़ लगते हैं है ना, इसके ठीक एक कदम पीछे चले आ जाइए, क्या है? करने। ठीक है ना, यहाँ पर क्या था? भरने, यहाँ पर क्या है? करने। उसी तरह इस गज़ल के दूसरे शेर के पहले वाले मिसरे को देखिए, रदीफ़ क्या है? लगते हैं और इसके ठीक एक कदम पीछे चले आइए, क्या है? भरने। फिर यहाँ पर देखिए दूसरे मिसरे में रदीफ़ है और इसके ठीक एक कदम पीछे चले आ जाइए, क्या है? संवरने। ठीक उसी तरह तीसरे शेर के दूसरे वाले मिसरे में आ जाइए, रदीफ़ है ना, लगते हैं और इसके ठीक एक कदम पीछे चले आना है, देखिए क्या है? गुजरने। उसी तरह यहाँ पर भी रदीफ़ है, इसके ठीक एक कदम पीछे आइए, भरने। उसी तरह यहाँ पर भी एक रदीफ़ दिख रहा है, इसके ठीक एक कदम पीछे चले आ जाइए, उतरने। मतलब कि आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है? रदीफ़ के ठीक एक कदम आप लोग पीछे जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर क्या मिला है? भरने मिला है, यहाँ पर मिला है करने, संवरने, गुजरने, उभरने, उतरने। यानी कि ये सभी लफ्ज़ को पढ़ने पर प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण, तलफ़्फ़ुज़ जो है ना एक ही जैसा है, एक ही जैसा प्रोनाउंस हो रहा है, एक ही जैसा इनका तलफ़्फ़ुज़ है।
देखिए एक बार फिर से पढ़कर देखिए, जितने भी इसी को रदीफ के ठीक एक कदम पहले चले आ जाइए। एक कदम पहले आने पर जो लफ्ज़ बार बार रिपीट होते हैं ना, जो हम आवाज़ अल्फाज होते हैं, यानी कि उस तरह के लफ्ज़ होते हैं जिनको पढ़ने के दौरान आवाज़ एक ही जैसा निकलता है, यानी कि तलफ़ुज़ प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, उस तरह के लफ्ज़ को कहते हैं हम लोग काफ़िया। देखिए ये जो रदीफ़ था, इसके पहले आ रहा था भरने, यहाँ पर आ रहा था करने, संवरने, गुजरने, उभरने, उतरने। इन सभी लफ्ज़ को पढ़ने पर क्या लग रहा है, इनका तलफ़ुज़ सेम, यानी कि आवाज़ एक ही जैसा लग रहा है, ठीक है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है। तो इस तरह के लफ्ज़ को क्या कहेंगे, काफ़िया कहेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि काफ़िया किसे कहते हैं। रदीफ़ के ठीक एक कदम पीछे चले आना है, जो लफ्ज़ आप लोगों को दिखाई देगा उसी लफ्ज़ को क्या कहेंगे, काफिया। तो इस पूरे गजल में काफिया क्या है, तो काफिया है भरने, करने, उभरने, संवरने, गुजरने, उभरने, उतरने, यानी कि ये सभी लफ्ज़ क्या कहलाएंगे, काफिया कहलाएंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रदीफ़ क्या है और काफिया क्या है। इस पूरे गजल में रदीफ़ है लगते हैं और काफिया है भरने, करने, उभरने, संवरने, गुजरने, उभरने, उतरने, ये सभी क्या है, काफिया है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि मतला किसे कहते हैं। मतला और कुछ नहीं है, रदीफ़ काफिया आप लोग समझ गए हैं, तो मतला भी बहुत ही आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। मतला कहते हैं गज़ल का सबसे पहला शेर जिसमें रदीफ़ भी हो और काफिया भी हो, यानी कि पहला शेर जो हम रदीफ़ और हम काफिया हो, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग मतला। तो देखिए इस गज़ल का ये पहला शेर है, क्या इस पहले शेर में रदीफ़ है, तो आप लोग कहेंगे जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इस शेर के दोनों मिसरे में क्या है, दोनों मिसरे के आखिर में क्या आ रहा है, लगते हैं आ रहा है, यानी कि इस पहले वाले शेर के दोनों मिसरे में लगते हैं, यानी कि इस पहले शेर के दोनों मिसरे में क्या है, रदीफ़ है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से कहूँगी क्या इस पहले शेर के दोनों मिसरे में काफिया है, तो आप लोग कहेंगे जी हाँ बेशक है, काफिया है, भरने हैं और करने हैं, यानी कि रदीफ़ के एक कदम पीछे जा रहे हैं हम लोग, तो भरने मिल रहा है और करने मिल रहा है, और भरने और करने का तलफ़ुज़ जो है ना, आवाज़ वो बिल्कुल सेम है, यानी कि समान है। तो यहाँ पर क्या है, काफिया भी है, यानी कि इस गज़ल का पहला शेर के दोनों मिसरे में, इस गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे में रदीफ़ भी है और काफिया भी है, यानी कि इस शेर को हम लोग क्या कहेंगे, इस शेर को कहेंगे हम लोग मतला। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मतला किसे कहते हैं। गज़ल का पहला शेर जो हम रदीफ़ हो, यानी कि जिसमें रदीफ़ भी हो, और हम काफिया हो, यानी कि जिसमें काफिया भी हो, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मतला। अब आगे बढ़ते हैं कि मक्ता किसे कहते हैं। मक्ता कहते हैं गज़ल का सबसे आखिर, यानी कि लास्ट वाला शेर, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तखल्लुस आप लोग जानते होंगे, तखल्लुस एक ख़ास नाम होता है, जो शायर, जितने भी शायर होते हैं ना, वो अपना एक ख़ास नाम चुन लिए रहते हैं कि जब हम शेर लिखेंगे ना, शेर पढ़ेंगे तो उसमें हम अपना नाम यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि शेर जब वो लोग लिखते हैं तो अपना एक ख़ास नाम उसमें डाल देते हैं सबसे लास्ट वाली लाइन में, जिसको कहते हैं हम लोग तखल्लुस। और तखल्लुस से ही पता चलता है कि शेर किसके द्वारा लिखा गया है, यानी कि पूरी गज़ल किसकी है। तो देखिए इस गज़ल का सबसे लास्ट वाला लाइन ये है, जरा इसको पढ़िए। दरकफ्स पे अंधेरे की मुहर लगती है, तो फैज़ दिल में सितारे उतरने लगते हैं। तो फैज़ यानी कि यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, तखल्लुस, फैज़ देखने को मिल रहा है। और फैज़ जो है ना, तखल्लुस है किसका, फैज़ अहमद फैज़ का। यानी कि इस तखल्लुस से पता क्या चल रहा है कि ये जो पूरी गज़ल लिखी गई है ना, किसके द्वारा लिखी गई है, तो फैज़ अहमद फैज़ द्वारा लिखी गई है। तो तखल्लुस से ही पता चलता है कि गज़ल किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए इस गज़ल का ये लास्ट लाइन था, और इस लास्ट शेर में जो फैज़ अहमद फैज़ है, अपना तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं फैज़, और इस तखल्लुस से हमें पता चल रहा है कि ये जो पूरी गज़ल है, ये इसको किसने लिखा है, तो फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा है। तो अब इस लास्ट शेर को, इसमें तखल्लुस इस्तेमाल किया गया है ना, तो अब इस लास्ट शेर को हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग मक्ता। तो आई होप आप लोग को मक्ता भी समझ में आ गया होगा कि गज़ल का सबसे लास्ट वाला शेर, सबसे आखिर वाला शेर, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उस शेर को कहते हैं हम लोग क्या, मक्ता कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और पॉइंट इसी के साथ समझ लीजिए, हुस्न मतला किसे कहते हैं। अब ज़रा आप लोग यहाँ पर एकदम ध्यान से, एकदम गौर से सुनिएगा। ये मैं गज़ल लिखी हुई थी यहाँ पर, और इसका ये पहला शेर था। पहले शेर के दोनों मिसरों में आप लोगों को रदीफ़ दिखाई दे रहा था, लगते हैं, और काफिया भी दिखाई दे रहा था, भरने और करने। तो आप इस पहले शेर को क्या कह दे रहे थे, मतला कह दे रहे थे, ठीक है, मतला कह रहे थे ना, क्योंकि पहला शेर का दोनों मिसरा जो था, हम काफिया और हम रदीफ़ था, यानी कि दोनों मिसरों में काफिया भी था और रदीफ़ भी था। इसीलिए आप लोग इस पहले शेर को क्या कह दे रहे थे, मतला कह दे रहे थे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि गज़ल के दूसरे शेर के दोनों मिसरों में भी रदीफ़ और काफिया दिखाई देने लगे, तो फिर उसका भी एक खास नाम देना पड़ेगा ना। देखिए यहाँ पर ये गज़ल है, इसके पहले शेर के दोनों मिसरों में रदीफ़ दिख रहा था, काफिया दिख रहा था, तो आप लोग इसको मतला कह दे रहे थे। लेकिन इसका दूसरा शेर भी देखिए, दूसरा जो शेर है, दूसरे शेर के पहले वाले मिसरे में भी रदीफ़ है, दूसरे वाले मिसरे में भी रदीफ़ है,
पहले वाले मिसरे में भी काफिया है और दूसरे वाले मिसरे में भी काफिया है, यानी कि दूसरे शेर के दोनों मिसरों में भी रदीफ और काफिया है। यानी कि इस गजल के दूसरे वाले शेर के दोनों मिसरों में आप लोगों को रदीफ और काफिया दिखाई दे रहा है। बाकी जितने भी अगर आप लोग शेर देखेंगे, तीसरा शेर देखिए, तीसरा शेर के पहले वाले मिसरे में क्या रदीफ दिख रहा है? लगते हैं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, बल्कि दूसरे वाले मिसरे में आप लोगों को रदीफ दिख रहा है। उसी तरह चौथा शेर देखिए, चौथे शेर के पहले वाले मिसरे में रदीफ कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, दूसरे वाले मिसरे में दिख रहा है। पांचवा शेर देखिए, इसके लास्ट में कहीं रदीफ दिख रहा है? ये लगती ही है, बल्कि रदीफ क्या है? लगते हैं। तो यहाँ पर भी रदीफ नहीं है, दूसरे वाले मिसरे में रदीफ है और काफिया भी है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को एक और बात बता देना चाहती हूँ कि रदीफ और काफिया पहले शेर के दोनों मिसरों में होता है, जिसे हम लोग कहते हैं मतला, और बाकी जितने भी अशार होते हैं ना, उसके पहले वाले मिसरे में रदीफ काफिया नहीं होता है, बल्कि दूसरे वाले मिसरे में रदीफ काफिया होता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि गजल के दूसरे वाले शेर के दोनों मिसरों में भी रदीफ और काफिया दिखने लगे, तो उस शेर को एक खास नाम दिया जाता है, उसको कहा जाता है हुस्न मतला। यानी कि इस दूसरे वाले शेर में दोनों मिसरों में अगर देखा जाए तो दोनों मिसरों में क्या है? रदीफ भी है और काफिया भी है। तो ये एक खास हो गया है ना, मतलब ये एक खास शेर हो गया है। जबकि नियम के अनुसार दूसरे शेर के पहले वाले मिसरे में रदीफ काफिया नहीं होना चाहिए था, दूसरे वाले मिसरे में रदीफ काफिया होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर दूसरे वाले शेर के दोनों मिसरों में रदीफ और काफिया दिखाई दे रहा है, यानी कि पहले वाले में भी रदीफ और काफिया है, दूसरे वाले मिसरे में भी रदीफ काफिया है। तो ये एक खास शेर बन गया। तो इसका कोई ना कोई एक खास नाम देंगे ना, तो दूसरे वाले शेर को क्या कहेंगे? हुस्न मतला। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा हुस्न मतला किसे कहते हैं। अब समझिए कि फर्द किसे कहते हैं, लगे हाथ इसको भी समझ लेते हैं। गजल का सबसे पहला वाला शेर यानी कि मतला उठा लीजिए, ये है मतला, और सबसे आखिर वाला शेर यानी कि मक्ता उठा लीजिए। मतला और मक्ता को छोड़कर बाकी बीच में जितने भी शेर होते हैं ना, बाकी बीच में जितने भी अशार होते हैं, उन सभी शेर को क्या कहते हैं? फर्द कहते हैं। तो देखिए इस गजल में ये हो गया मतला यानी कि पहला शेर, और लास्ट वाला शेर ये मक्ता हो गया। तो इन दोनों शेर को छोड़कर बीच में कितने शेर हैं? तो 3 शेर है। तो इन 3 शेर को क्या कहेंगे? फर्द कहेंगे। तो देखिए मतला और मक्ता को छोड़कर बाकी बीच में कितने फर्द हैं? तो 3 फर्द हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को फर्द भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, शाह बैत किसे कहते हैं? शाह बैत को बैतुल गज़ल भी कहा जाता है। समझिए ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। शाह बैत उस शेर को कहते हैं जो गज़ल का सबसे मशहूर शेर होता है, सबसे फेमस, मशहूर और मकबूल तरीन शेर को कहते हैं क्या? शाह बैत। जैसे कि ये मैं गज़ल लिखी हूँ और इस गज़ल का जो सबसे मशहूर शेर होगा ना, वही क्या कहलाएगा? शाह बैत या फिर बैतुल गज़ल। तो देखिए इस गज़ल का जो सबसे मशहूर शेर है ना, वो पहला वाला शेर ही है, यानी कि मतला ही है। तुम्हारी याद के जब जख्म भरने लगते हैं, किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं, मतलब सबसे अच्छा शेर, सबसे मशहूर व मकबूल तरीन शेर कौन है? ये पहला वाला शेर। तो इसको क्या कहेंगे? शाह बैत या फिर बैतुल गज़ल, ठीक है ना। आपके हिसाब से कोई और दूसरा शेर आप लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, तो वो आप लोगों के हिसाब से बैतुल गज़ल होगा, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादातर मशहूर यही शेर है, तो इसको क्या कहेंगे? शाह बैत या फिर बैतुल गज़ल। तो यहाँ पर बात हो जाती है ख़त्म। अब हम लोग समझेंगे गज़ल की आगाज़ व इर्तिका, यानी कि गज़ल की शुरुआत कैसे हुई, किस ज़ुबान से गज़ल जो है ना उर्दू ज़ुबान में आई, कैसे इसका विकास हुआ, ये हर एक डिटेल समझेंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा कि गज़ल, उर्दू गज़ल के पहले गज़ल गो शायर अमीर खुसरो को माना जाता है, ठीक है ना। मतलब कि उर्दू गज़ल के पहले शायर कौन है? अमीर खुसरो। और जो गज़ल लिखने की वजह से अमीर खुसरो को उर्दू गज़ल का पहला शायर तस्लीम किया जाता है ना, वो गज़ल मैं यहाँ पर लिख दी हूँ। देखिए ये भी लिखा गया है कि उर्दू गज़ल का पहला शायर कौन है? अमीर खुसरो को माना जाता है, अमीर खुसरो। और जो गज़ल ये लिखे थे ना, जिसके वजह से इनको पहला शायर, उर्दू गज़ल का पहला शायर करार दिया जाता है, वो गज़ल देखिए लिखी हूँ मैं। ज़ेहाल मिस्की महूम। एक मिनट, ये तो कुछ गाना से रिलेटेड लग रहा है, कुछ एक इसी तरह का गाना है ना। ज़ेहाल मिस्की मकुम बरंजिश, बहाल हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। जी हाँ बिल्कुल, आप यूँ कह सकते हैं ये जो गाना बनाया गया है ना, समझिए कि अमीर खुसरो जो कि उर्दू गज़ल के पहले शायर हैं, उनकी पहली गज़ल से कॉपी करके बनाया गया है। देखिए कितनी बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है। देखिए इनका गज़ल भी कुछ इसी तरह से है। ज़ेहाल मिस्की मखुन तगाफुल दोराए नैना बनाए बतिया, किताब हिजरा नदारम ए जाना ले हुका है लगाए छतिया, शबान हिजरा दराज चू जुल्फ सोज वसलत चू अमर कुताह चू उमर कुता, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। तो ये अमीर खुसरो की पहली गज़ल थी। और आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि ये जो गाना है ना, ज़ेहाल मिस्की मकुम बरंजिश, वो गाना जो है अमीर खुसरो की पहली गज़ल से ही बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। और भी कुछ पॉइंट याद रखिएगा गज़ल के बारे में। गज़ल के तो पहले शायर हो गए अमीर खुसरो, उसके अलावा उर्दू गज़ल के सबसे पहले साहबे दीवान शायर कुली कुतुब शाह को तस्लीम किया जाता है। यानी कि साहबे दीवान शायर किसको कहा जाता है? कुली कुतुब शाह को कहा जाता है। उसके अलावा मसूद हसन रिजवी ने फ़ायज़ को शुमाली हिंद का पहला साहबे दीवान शायर तस्लीम किया है। यानी कि शुमाली हिंद, उत्तरी हिंद का
पहला साहबे दीवान शायर किसको कहा जाता है? तो फ़ाइज़ को कहा जाता है। ये हर एक चीज़ मैं आप लोग को डेस्कटॉप पर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि गज़ल से रिलेटेड जो अहम अहम अक़वाल है, ठीक है, जो कौल है वो कौन कौन से हैं और उसको याद रखने का ट्रिक क्या है। अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तभी तो मैं बोर्ड को मिटाकर और अहम अहम अक़वाल जो है वो लिखूंगी और उसका ट्रिक मैं आप लोग को बताऊंगी। तो ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। अब आइए हम लोग समझ लेते हैं उर्दू गज़ल से रिलेटेड जो अहम अहम अक़वाल है उसको, और उसको याद रखने का भी मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगी, और तब हम लोग समझ लेंगे उर्दू गज़ल की आगाज़ व इर्तिक़ा कैसे हुई, ठीक है ना, अहद ब अहद इसका विकास कैसे हुआ, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि उर्दू गज़ल के अहद में अहद ज़र्री किसको कहा जाता है, किस अहद को कहा जाता है, यानी कि उर्दू गज़ल के अहद में स्वर्णकाल किस अहद यानी कि किस काल को कहा जाता है। तो आप लोग को ये सब कुछ पता रहेगा तभी ना बताएंगे। तो उर्दू गज़ल का अहद ब अहद किस तरह विकास हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये हम लोग डेस्कटॉप पर समझेंगे, लेकिन उससे पहले जो अहम अक़वाल है गज़ल से रिलेटेड उसको समझ लीजिए। देखिए मैं जो इम्पोर्टेंट कौल है लिख दी हूँ। गज़ल का ख़मीर इश्क व मोहब्बत है, ये किसका कौल है, यानी कि किसने कहा है ये, तो शिबली नुमानी ने कहा है। गज़ल नीम वहशी सिन्फ़ शायरी है, ये किसका कौल है, यानी कि किसने कहा है ये, तो कलीमुद्दीन अहमद ने कहा है। शायरी का नाम आते ही मेरा ज़हन गज़ल की तरफ मायल हो जाता है। या फिर दूसरा कौल है गज़ल शायरी नहीं तहजीब भी है। तीसरा कौल है गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। चौथा कौल है गज़ल जितनी बदनाम है उतनी मुझे अजीज़। ये चारों का चारों कौल जो है ना किसका है, रशीद अहमद सिद्दीकी का है। मतलब मान लीजिए क्वेश्चन पूछ देता है कि गज़ल शायरी नहीं तहजीब भी है, ये किसका कौल है, ये किसका कौल है, तो भी रशीद अहमद सिद्दीकी होगा। या फिर इन चारों में से कोई भी कौल उठा लेगा, गज़ल जितनी बदनाम है उतनी मुझे अजीज़ है, ये किसका कौल है, तो भी रशीद अहमद सिद्दीकी ही होगा। यानी कि ये चारों अक़वाल जो है ना ये रशीद अहमद सिद्दीकी का ही है। उसके बाद गज़ल बेवक्त की रागिनी है, ये कौल हाली का है, अल्ताफ़ हुसैन हाली। उसके बाद से है कसीदा और गज़ल शायरी के नापाक दफ्तर हैं, ये भी कौल जो है ना हाली का ही है। तो गज़ल बेवक्त की रागनी है और कसीदा और गज़ल शायरी के नापाक दफ्तर है, ये दोनों कौल जो है ना हाली का ही है। उसके अलावा ये दोनों कौल जो है जैसे कि गज़ल शायरी नहीं इत्र शायरी है और गज़ल मुख्तलिफ फूलों की माला है, ये दोनों कौल फ़िराक़ गोरखपुरी का है। और गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ मार देनी चाहिए, ये जो कौल है ये अज़मतुल्लाह खां का है। तो बस मैं इतना ही कौल लिखी हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों के बुक में बहुत ज़्यादा अक़वाल दिए हैं गज़ल से रिलेटेड तो उसको याद ज़रूर कर लीजिएगा। जो कि इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखी हूँ यहाँ पर। अब इसको याद कैसे रखा जाए, तो याद रखने के लिए यहाँ पर मैं ट्रिक लिख दी हूँ, और ये ट्रिक मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, क्योंकि देखिए ये ट्रिक जो मैं बनाई हूँ ना उर्दू लैंग्वेज में ना उर्दू ज़बान में ट्रिक बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें जो लफ्ज़ होते हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। इसी वजह से उर्दू लैंग्वेज में ट्रिक बनाना मुश्किल हो जाता है। और आप लोग अगर मैं ट्रिक बताऊंगी तो हो सकता है कि आप लोग सोचें कि उससे अच्छा हम लोग कॉल नहीं याद कर ले कि ट्रिक याद करने जाए, ये भी सोच सकते हैं आप लोग। लेकिन मेरे हिसाब से मतलब याद रखने का एक यही मात्र ट्रिक है, और आप लोग इस ट्रिक को ज़रा देख लीजिए, फिर आप लोग लास्ट में डिसाइड कीजिएगा ये ट्रिक अच्छा है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर ट्रिक है कि सबकी न मानी बात तूने इश्क व मोहब्बत में, सबकी न मानी बात तूने इश्क व मोहब्बत में, अब नी में जा होकर दिन काटते हो। यानी कि तुमने किसी की भी सबकी बात नहीं मानी इश्क व मोहब्बत में, अब नी में जा यानी कि आधी जान होकर तुम दिन काटते हो, ये ट्रिक है। सबकी न मानी बात तूने इश्क व मोहब्बत में, अब नी में जा होकर दिन काटते हो। अब हम लोग इसमें याद कैसे रखेंगे कि किसका कौल है, तो समझिए यहाँ पर देखिए मैं नीचे डैश दे दी हूँ। सबकी न मानी बात, सबकी न मानी, इसे आप लोगों को याद रखना है। सबकी न मानी, इसे आप लोगों को याद रखना है शिबली न मानी। सबकी न मानी बात तूने इश्क व मोहब्बत में, तो सबकी न मानी से याद रखना है शिबली न मानी। देखिए ये थोड़ा बच्चों जैसा ट्रिक आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप लोग को याद रखना है ना तो फिर और कोई ट्रिक नहीं है, इसी ट्रिक से आप लोग को कॉल को याद ही रखना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। तो सबकी न मानी से हो गया शिबली न मानी। तो सबकी न मानी बात तूने इश्क व मोहब्बत में, तो इश्क व मोहब्बत देखिए यहाँ पर गज़ल का ख़मीर इश्क व मोहब्बत है, यानी कि इश्क व मोहब्बत से याद रखना है कि कॉल क्या है, गज़ल का ख़मीर इश्क व मोहब्बत है। ये कॉल किसका है, तो शिबली न मानी, शिबली न मानी का है। तो सबकी न मानी बात तूने इश्क व मोहब्बत में, तो इश्क मोहब्बत से आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ कॉल ये है कि गज़ल का ख़मीर इश्क व मोहब्बत है, और किसने दिया है, तो सबकी न मानी यानी कि शिबली न मानी। ठीक है, उसके बाद से अब देखिए नी में जहाँ से आप लोग को याद रखना है, गज़ल नीम वहशी सिन्फ़ शायरी है। नीम का मतलब होता है आधा, तो गज़ल नीम वहशी सिन्फ़ शायरी है, तो इस नी में जान से ना ये नीम वहशी याद रखिएगा। गज़ल नीम वहशी सिन्फ़ शायरी है, ये हो गया कॉल, इससे याद आ जाएगा नी में जहाँ से गज़ल नीम वहशी सिन्फ़ शायरी है। और इसको किसने दिया है, कलीमुद्दीन अहमद ने।
तो देखिए यहाँ पर दिन मैं लिख दी हूँ कलीमुद्दीन। दिन से क्या आप लोगों को याद रखना है, कलीमुद्दीन। ठीक है, तो गज़ल नीम वहशी सिन्फ शायरी है, ये कॉल किसका है, कलीमुद्दीन अहमद का। तो नीम जहाँ से गज़ल नीम वहशी सिन्फ शायरी है, ये याद हो जाएगा, और दीन से याद हो जाएगा कलीमुद्दीन अहमद। ठीक है, उसके बाद से देखिए ये चारों कॉल है, और इस चारों कॉल को रशीद अहमद सिद्दीकी ने दिया है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, ये मैं लिख दी हूँ। शायरी का नाम आते ही रशीद की तहजीब आबरू बदनाम हो गई। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, शायरी का नाम आते ही है ना, यहाँ पर शायरी का नाम आते ही मेरा जहन गज़ल की तरफ माइल हो जाता है। तो शायरी का नाम आते ही, इतना से आप लोग को ये कॉल याद आ जाएगा। ठीक है, और जस्ट उसके बाद क्या है, रशीद, शायरी का नाम आते ही रशीद, तो रशीद से याद रखना है रशीद अहमद सिद्दीकी। ठीक है ना, तो रशीद अहमद सिद्दीकी का ये कॉल है कि शायरी का नाम आते ही मेरा ज़हन गज़ल की तरफ माइल हो जाता है। उसके बाद से ये तीनों को कैसे याद रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि शायरी का नाम आते ही रशीद की तहजीब आबरू बदनाम हो गई। तो तहजीब देखिए यहाँ पर क्या है, गज़ल शायरी नहीं तहजीब है, तो यहाँ पर तहजीब देखने को मिल रहा है ना, तो इस तहजीब से आप लोग को ये कॉल याद आ जाना चाहिए कि कॉल क्या है, गज़ल शायरी नहीं तहजीब भी है। तो तहजीब से ये कॉल याद आ जाएगा। और किसका ये कॉल है, तो यहाँ पर जस्ट लिखा है ना रशीद, यानी कि रशीद अहमद सिद्दीकी का है। उसी तरह देखिए अगला लफ्ज़ क्या है, आबरू, तो देखिए अगले कॉल में क्या है, आबरू, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, तो आबरू से आप लोग को ये कॉल याद आना चाहिए कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। तो ये कॉल किसका है, तो देखिए यहाँ पर रशीद है ना, रशीद अहमद सिद्दीकी का है। बाहर से थोड़ी सी नॉइजिंग आ रही है क्योंकि जनरेटर चल रहा है, ये लाइटिंग की व्यवस्था हुई है ना, तो जनरेटर चलेगा ही, उसकी आवाज़ थोड़ी बहुत आप लोग को आ रही होगी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। ठीक है, आप लोग ज़रा यहाँ पर गौर कीजिएगा। तो आबरू से याद आ जाएगा, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। उसके बाद से बदनाम से आप लोग को क्या याद रखना है, गज़ल जितनी बदनाम है उतनी मुझे अजीज़ है। तो देखिए इसमें बदनाम है ना, गज़ल जितनी बदनाम है उतनी मुझे अजीज़ है, तो बदनाम से गज़ल जितनी बदनाम है उतनी मुझे अजीज़ है, ये कॉल हो गया। और ये कॉल किसका है, तो रशीद यहाँ पर है ना, यानी कि रशीद अहमद सिद्दीकी का है। तो ये आप लोग याद कर लीजिए, शायरी का नाम आते ही रशीद की तहजीब आबरू आप लोग याद कर लीजिए, शायरी का नाम आते ही रशीद की तहजीब आबरू बदनाम हो गई, ख़त्म। तो ये टोटल आप लोगों को कॉल याद हो गया, और ये कॉल किसका है वो भी आप लोगों को याद हो जाएगा इस ट्रिक से। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो दोनों कॉल है ये हाली का है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए लिखा है, हाली का कसीदा और गज़ल बेवक्त की रागिनी है। हाली का कसीदा, और कसीदा में हे नहीं डाली हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अब डाल दी। हाली का कसीदा और गज़ल बेवक्त की रागिनी है। तो देखिए हाली से आप लोग को हाली तो याद आ ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद से कसीदा और गज़ल से क्या याद आएगा, ये वाला कसीदा और गज़ल शायरी की नापाक दफ्तर है, ये कॉल है, यानी कि कसीदा और गज़ल से आप लोग को ये कॉल याद आ जाना चाहिए, कसीदा और गज़ल शायरी की नापाक दफ्तर है, तो ये हो गया। उसके बाद से आगे देखिए, बेवक्त की रागिनी है, तो बेवक्त की रागिनी, गज़ल बेवक्त की रागिनी है, तो बेवक्त की रागिनी है, इससे आप लोगों को ये वाला कॉल याद आ जाना चाहिए कि गज़ल क्या है, बेवक्त की रागिनी है। और इन दोनों को, ये दोनों कॉल जो है ये किसका है, तो हाली का है। तो हाली का कसीदा और गज़ल बेवक्त की रागिनी है, इससे आप लोग को याद आ जाएगा ना कि हाली मतलब हाली का दिया हुआ कॉल है। कसीदा और गज़ल से, कसीदा और गज़ल शायरी की नापाक दफ्तर है, ये कॉल याद आ जाएगा। और बेवक्त की रागिनी है, इससे क्या याद आ जाएगा कि गज़ल बेवक्त की रागिनी है। उसके बाद से अगला देखिए, गोरखपुर के फूलों की माला और इत्र शायरी मुख्तलिफ है, तो इससे आप लोग को किस तरह याद आ जाएगा, गोरखपुर से फिराक गोरखपुरी। ठीक है, गोरखपुर यहाँ पर है ना, तो फिराक गोरखपुरी का कॉल है, क्या कॉल है कि फूलों की माला से क्या याद आना चाहिए कि गज़ल मुख्तलिफ फूलों की माला है, ये कॉल है। कॉल क्या है, गज़ल मुख्तलिफ फूलों की माला है, ये हो गया। उसके बाद से आगे क्या है, इत्र शायरी से ये वाला कॉल याद आ जाना चाहिए कि गज़ल शायरी नहीं इत्र शायरी है, तो इत्र शायरी से ये वाला कॉल। और फूलों की माला से ये वाला कॉल, गज़ल मुख्तलिफ फूलों की माला है, इत्र शायरी से गज़ल शायरी नहीं इत्र शायरी है। इन दोनों से ये दोनों कॉल याद आ जाएगा ना। और देखिए स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ है, गोरखपुर, यानी कि ये दोनों जो कॉल है किसका है, गोरखपुरी, यानी कि फिराक गोरखपुरी का है। ठीक है ना, तो यहाँ पर फाइनली कंप्लीट हो जाता है। इसका मैं नहीं लिखी हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ मार देनी चाहिए, ये अज़मतुल्लाह खान का है ये कॉल, तो इसको याद रखिएगा अलग से। एक इम्पॉर्टेंट कॉल थे, हालांकि और भी बहुत सारे कॉल हैं जो कि आप लोग के बुक में दिए होंगे, तो आप लोग उसको याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट था वो मैं आप लोग को बता दी। देखिए गज़ल बेवक्त की रागनी है, कसीदा और गज़ल शायरी की नापाक दफ्तर है, ये कॉल दिया गया था हाली का, और ये तब दिए थे जब उर्दू गज़ल को बदनाम करके उस पर प्रोपेगेंडा चलाया गया था। 1857 की क्रांति हुई थी, तो वो मैं आप लोग को अब बताती हूँ। चलिए अब हम लोग समझते हैं गज़ल की आगाज़ व इर्तका को, यानी कि गज़ल की शुरुआत कैसे हुई, किस ज़बान में, यानी कि किस भाषा से उर्दू ज़बान में गज़ल आई, किस तरह इसका विकास हुआ। तो चलिए अब हम लोग डेस्कटॉप पर समझते हैं।
अब देखिए हम लोग यहाँ से समझते हैं गज़ल की आगाज़ व इर्तिका, यानी कि गज़ल की शुरुआत कैसे हुई और इसका विकास कैसे हुआ, कौन कौन से गज़ल गो शायर हैं जो कि गज़ल की दुनिया में काफ़ी मशहूर व मकबूल है। ये हर एक डिटेल्स आप लोग को यहीं से पता चलेगा। देखिए लिखा हुआ है कि मशहूर अदबी मूरख, अब मूरख का मतलब मूर्ख व्यक्ति मत समझ लीजिएगा, मूरख का मतलब होता है इतिहासकार। मशहूर अदबी मूरख का मतलब होता है कि प्रसिद्ध साहित्यिक इतिहासकार जिनका नाम है राम बाबू सक्सेना। तो मशहूर अदबी मूरख राम बाबू सक्सेना के मुताबिक उर्दू में पहली गज़ल अमीर खुसरो ने कही। उर्दू में पहली गज़ल किसने कही? तो अमीर खुसरो, याद रखिएगा, अमीर खुसरो ने उर्दू में पहली गज़ल कही और इनको उर्दू का पहला गज़ल गो शायर तस्लीम किया जाता है, अमीर खुसरो को, याद रखिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद से आगे देखिए लिखा गया है कि गज़ल की इब्तिदा अरबी कसीदे से हुई, याद रखना है। गज़ल की शुरुआत कैसे हुई? तो अरबी कसीदे से हुई। अरबी में कसीदा की शानदार रिवायत रही है। कसीदे के इब्तिदाई हिस्से में शायर आम तौर पर हुस्न व शबाब और बहार वगैरह का जिक्र करता है। कसीदे का यही इब्तिदाई हिस्सा तरक्की करके गज़ल के सांचे में ढल गया। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अरबी में कसीदे की शानदार रिवायत रही, यानी कि अरबी में कसीदा लिखा जाता था और कसीदे का जो इब्तिदाई हिस्सा है ना, यानी कि शुरुआती हिस्सा, यानी कि जब कसीदा लिखना स्टार्ट किया जाता था तो स्टार्टिंग वाला हिस्सा यानी कि शुरुआती जो हिस्सा था उसमें शायर आम तौर पर हुस्न व शबाब और बहार वगैरह का जिक्र करता था, यानी कि हुस्न व इश्क की बातें करता था। और यही कसीदा का इब्तिदाई हिस्सा यानी कि शुरुआती हिस्सा तरक्की करके गज़ल के सांचे में ढल गया। और अरबी कसीदा जब ईरान पहुंचा तो फ़ारसी में भी इसी तर्ज पर कसीदा कहा जाने लगा। जब अरबी कसीदा ईरान पहुंचा ना तो फ़ारसी ज़ुबान यानी कि फ़ारसी भाषा में भी कसीदा कहे जाने लगे और फ़ारसी कसीदे से इब्तिदाई हिस्से गज़ल की शक्ल में नमूदार हुई। यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब ईरान में अरबी कसीदा पहुंचा तो फ़ारसी ज़ुबान यानी कि फ़ारसी भाषा में भी कसीदा कहे जाने लगे और फ़ारसी कसीदे से जो इब्तिदाई हिस्सा है ना, यानी कि फ़ारसी कसीदे का जो इब्तिदाई हिस्सा यानी कि शुरुआती हिस्सा जिसमें हुस्न व इश्क की बातें होती थी, वही हिस्सा जो है ना गज़ल की शक्ल में नमूदार हो गया, यानी कि वही हिस्सा गज़ल बना दिया गया। मतलब कि उसी हिस्से को एक अलग सिन्फ यानी कि कैटेगरी बना दी गई, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि फ़ारसी में सिन्फ गज़ल ने खूब तरक्की की, यानी कि जब फ़ारसी में कसीदा लिखा जाने लगा तो कसीदा का जो इब्तिदाई हिस्सा है, शुरुआती हिस्सा जिसमें हुस्न व इश्क की बातें होती हैं, उस स्टार्टिंग यानी कि इब्तिदाई हिस्से को हम लोग कहते हैं तशबीब। कसीदे का इब्तिदाई हिस्सा जिसमें हुस्न व इश्क की बातें होती है उस हिस्से को कहते हैं तशबीब। तो कसीदे के तशबीब से गज़ल की पैदाइश हुई, यानी कि कसीदे का जो तशबीब है ना, इब्तिदाई हिस्सा, शुरुआती हिस्सा, उसी को क्या बना दिया गया? गज़ल बना दिया गया। तो गज़ल कहाँ से पैदा हुई है? तो कसीदे से पैदा हुई है, यानी कि कसीदे के इब्तिदाई हिस्से से पैदा हुई है, ठीक है ना। और फिर क्या हुआ? फ़ारसी में गज़ल लिखा जाने लगा और हुआ ये कि फ़ारसी में सिर्फ गज़ल ने खूब तरक्की की, यानी कि खूब जो है ना गज़ल लिखी गई फ़ारसी भाषा में। और फिर जब गज़ल फ़ारसी से उर्दू में आई तो फ़ारसी गज़ल की तमाम खुसूसियात लेकर आई, लेकिन उर्दू शायरों ने गज़ल को अपने माहौल में ऐसा ढाला कि यह सिर्फ पूरी तरह हिंदुस्तानी रंग में रंग गई। जी हाँ, यहाँ पर सिर्फ रहेगा, गलती से सिर्फ टाइप हो गया है, बट यहाँ पर समझिए कि इतना तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फ़ारसी भाषा में सिर्फ गज़ल यानी कि गज़ल की पैदाइश हो गई और फिर गज़ल लिखी जाने लगी। फ़ारसी शायरों ने खूब गज़ल कही, खूब गज़ल लिखा गया फ़ारसी भाषा में और सिर्फ गज़ल जो है ना फ़ारसी भाषा में खूब तरक्की की, इसको खूब शोहरत हासिल हुई। और उसके बाद से जब फ़ारसी भाषा से गज़ल उर्दू भाषा में आई ना तो फ़ारसी गज़ल की तमाम खुसूसियात लेकर आई। और ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर पॉइंट नोट करने वाली ये है कि उर्दू भाषा में गज़ल किस भाषा से आई है, किस ज़ुबान से आई है? तो वो है फ़ारसी ज़ुबान। ये भी याद रखना इम्पॉर्टेंट है। तो फ़ारसी ज़ुबान से उर्दू ज़ुबान में जब गज़ल आई तो फ़ारसी गज़ल की तमाम खुसूसियात यानी कि तमाम विशेषताओं को लेकर आई, लेकिन उर्दू शायरों ने गज़ल को अपने माहौल में ऐसा ढाला ना कि ये जो गज़ल है ना ये पूरी तरह हिंदुस्तानी रंग में रंग गई। जी हाँ, फ़ारसी गज़ल की तमाम खुसूसियात यानी कि तमाम विशेषताओं को लेकर आई थी गज़ल, ठीक है, क्योंकि फ़ारसी से आई थी ना। लेकिन उर्दू शायरों ने गज़ल को लिखना स्टार्ट किया तो पूरी तरह इसको हिंदुस्तानी रंग में रंग दिया। अमीर खुसरो की जिस गज़ल की वजह से उन्हें उर्दू गज़ल का पहला शायर करार दिया जाता है, उसे मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी मशहूर ज़माना तसनीफ़ आब हयात में इस तरह पेश किया है। यानी कि अमीर खुसरो को जिस गज़ल लिखने के वजह से उन्हें उर्दू गज़ल का पहला शायर करार दिया जाता है, यानी कि उर्दू गज़ल का पहला शायर तस्लीम किया जाता है, उस गज़ल को मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी मशहूर ज़माना तसनीफ़ यानी कि अपने क्रिएशन आब हयात में लिखा है। और वो गज़ल कौन सा है जिसके वजह से अमीर खुसरो को
उर्दू गज़ल का पहला शायर करार दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर, जैसा कि मैं आप लोगों को बताई भी हूँ, वो गज़ल ये है कि जिहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया किताब हिजरा नदारम ऐजा न लेहू काहे लगाए छतिया शबान हिजरा दराज चू जुल्फ वो रोज़ विसलत चू उमर को ताह सखी पिया को जो मैं न देखूँ तो कैसे काटूँ अंधेरी रतिया। ये जो गज़ल है ना, ये गज़ल लिखे थे और इसी के वजह से अमीर खुसरो को उर्दू गज़ल का पहला शायर करार दिया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या लिखा गया है कि इसी गज़ल की बुनियाद पर अमीर खुसरो को उर्दू गज़ल का पहला शायर तस्लीम किया जाता है। शुमाली हिंद में अमीर खुसरो के बाद तकरीबन 300 साल तक उर्दू गज़ल का इक्का दुक्का नमूना ही मिलते हैं। उसके बाद गज़ल के अव्वलीन नमूने दक्कन में मिलते हैं। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि शुमाली हिंद यानी कि उत्तरी हिंद में अमीर खुसरो के बाद, यानी कि अमीर खुसरो तो उर्दू गज़ल के पहले शायर तस्लीम किए जाते हैं। अब अमीर खुसरो के बाद तकरीबन 300 साल तक कहीं पर भी गज़ल का नमूना नहीं दिखाई देता है। कहीं कहीं इक्का दुक्का नमूना दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद गज़ल के अव्वलीन नमूने कहाँ दिखाई देते हैं? दक्कन में, यानी कि दक्षिणी भारत में, दक्षिण में। ठीक है। हिंदुस्तान में उर्दू शायरी की इब्तिदा 12वीं सदी ईस्वी में हो चुकी थी। उर्दू शायरी की शुरुआत 12वीं सदी में हो चुकी थी, ये याद रखिएगा। कहाँ? हिंदुस्तान में उर्दू शायरी की इब्तिदा 12वीं सदी में हो चुकी थी, लेकिन उर्दू गज़ल को दक्कन में 16वीं सदी के आखिरी दुहाइयों में तरक्की हासिल हुई। ये भी याद रखने वाला पॉइंट है। उर्दू शायरी की शुरुआत तो 12वीं सदी से ही हो चुकी थी, लेकिन उर्दू शायरी के अंतर्गत गज़ल भी तो होता है, यानी कि गज़ल भी तो एक सिंफ है, उर्दू शायरी की एक कैटेगरी है। तो गज़ल की शुरुआत कब हुई? तो गज़ल की शुरुआत हुई थी 16वीं सदी की आखिरी दुहाइयों में, यानी कि इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि उर्दू गज़ल को दक्षिण में, यानी कि दक्षिण में 16वीं सदी की आखिरी दुहाइयों में तरक्की हासिल हुई। दक्षिण में यानी कि दक्षिणी भारत में बहमनी सल्तनत के ज़वाल के बाद, यानी कि गिर जाने के बाद जो 5 खुद मुख्तार रियासत कायम हुए थे, उनमें बीजापुर के आदिल शाही और गोलकुंडा के कुतुब शाही सल्तनत में उर्दू शायरी को फ़रोग मिला। यानी कि बोला जा रहा है कि बीजापुर का आदिल शाही और गोलकुंडा का कुतुब शाही सल्तनत, यानी कि कुतुब शाही सल्तनत और आदिल शाही सल्तनत, इन दोनों सल्तनत में ना उर्दू शायरी को फ़रोग मिला, गज़ल को काफ़ी अहमियत हासिल हुई। आगे देखिए लिखा गया है, शहर हैदराबाद की बुनियाद रखने वाले बादशाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह को पहला साहब दीवान शायर तस्लीम किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शहर हैदराबाद की बुनियाद रखने वाले व्यक्ति कौन है? बादशाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह। क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है कुतुब शाही सल्तनत की, कुतुब शाही दौर की, तो बादशाह उस वक्त के कौन थे? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो इन्होंने ही हैदराबाद नाम का शहर क्रिएट किया था, बनवाया था, बुनियाद रखा था हैदराबाद शहर की, और यहाँ तक कि 4 मीनार भी इन्हीं का बनवाया हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बादशाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह को पहला साहब दीवान शायर तस्लीम किया जाता है। और मोहम्मद कुली कुतुब शाह की कुल्लियात में 50,000 से ज़्यादा अशार हैं। इनकी कुल्लियात में कितने हज़ार अशार हैं? तो 50,000 से ज़्यादा अशार यानी कि शेर हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के अलावा उस ख़ानदान के 2 और बादशाह, मोहम्मद कुतुब शाह और अब्दुल्लाह कुतुब शाह, देखिए एक थे तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ठीक है, और इनके ख़ानदान के 2 और बादशाह हुए। एक का नाम था बादशाह मोहम्मद कुतुब शाह, ठीक है, और दूसरे हैं अब्दुल्लाह कुतुब शाह। ये दोनों भी जो थे उर्दू के अच्छे गज़ल गो शायर थे, यानी कि ये दोनों लोग भी जो थे ना वो उर्दू के अच्छे गज़ल गो शायर थे, यानी कि गज़ल लिखा करते थे। सुल्तान मोहम्मद कुली यानी कि कुली कुतुब शाह के दीवान में जो गज़लें हैं उनकी तादाद 212 है, यानी कि उनकी संख्या कितनी है? 212 है, ठीक है। गज़लों की संख्या कितनी है? 212। आगे बढ़ते हैं। दक्कन में सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह से वली दक्कनी तक, देखिए दक्षिणी भारत में सुल्तान जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे, ठीक है, कुतुब शाही दौर की बात हो रही है, कुली कुतुब शाह से लेकर वली दक्कनी तक उर्दू गज़ल गो शायरों में जो नाम मिलते हैं उनमें गवासी है, नुसरती है, मुल्ला वजी है, मलिक खुशनूद है, लुत्फ़ी है, हसन शौकी बड़ी अहमियत रखते हैं। ये नाम दे दिए गए हैं मशहूर शायरों का, गज़ल गो शायर हैं। और उसके बाद से वली दक्कनी अपने वक्त के सबसे ज़्यादा मशहूर शायर थे। उन्हें वली गुजराती भी कहा जाता था। वली दक्कनी को वली गुजराती भी कहा जाता था क्योंकि ये औरंगाबाद के रहने वाले थे, इसलिए बाज़ मुकामात पर इन्हें वली औरंगाबादी भी कहा गया था। क्योंकि ये औरंगाबाद के रहने वाले थे इसीलिए अलग अलग जगहों पर वली दक्कनी को क्या कहा गया? वली औरंगाबादी भी कहा गया। उनकी गज़लों में ज़ुबान का ज़्यादातर निखरा हुआ रूप मिलता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। वली दक्कनी की गज़लों में ना ज़ुबान यानी कि भाषा का ज़्यादातर निखरा हुआ रूप मिलता है। आगे देखिए क्या लिखा गया है। वली दक्कनी 2 बार दिल्ली आए थे। पहली बार सन 1700 ईस्वी में औरंगाबाद
ज़ेब आलमगीर के दौर हुकूमत में आए और दोबारा सन 1722 में वली दिल्ली आए तो उनका दीवान मौजूद था। दिल्ली में उनकी शायरी का प्रतिपाक इस्तकबाल हुआ और बकौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर उनका शेर था। देखिए हुआ ये कि वली दक्कनी क्योंकि दक्कन के थे, दक्षिणी भारत के थे, ठीक है, और ये शुमाली हिंद यानी कि उत्तरी भारत की तरफ 2 बार दिल्ली में गए थे, ठीक है। दिल्ली कहाँ है? उत्तरी भारत में ही तो है। तो ये दिल्ली 2 बार गए थे, ठीक है। पहली बार 1700 ईस्वी में औरंगाबाद ज़ेब आलमगीर के दौर हुकूमत में यानी कि आलमगीर के शासनकाल में गए थे और उसके बाद से दोबारा गए थे 1722 में। जब 1722 में दोबारा दिल्ली आए ना तो उनका दीवान मौजूद था, ठीक है, और उनकी शायरी का इस्तकबाल हुआ था बहुत ही धूमधाम से। मतलब उनको सभी लोग जान गए थे, काफ़ी ये मशहूर हो गए थे, चारों तरफ इनका नाम हो गया था। और बकौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद यानी कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है कि बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर उनका शेर था। मतलब इनकी शायरी चारों तरफ फैल गई थी, बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर वली दक्कनी की शेर व शायरी थी। मतलब कि इससे ज़ाहिर क्या होता है कि वली दक्कनी की जो शायरी है दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत तक फैल गई थी। यानी कि दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत, दिल्ली में ये गए थे ना तो दिल्ली तक और उसके आसपास चारों तरफ चारों इलाकों में फैल गई थी, ठीक है। या हकीकत यह है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, हकीकत यह है कि शुमाली हिंद में उर्दू गज़ल की राह वली के ज़रिए हमवार हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। शुमाली हिंद यानी कि उत्तरी भारत में उर्दू गज़ल की जो राह है वो वली दक्कनी के ज़रिए ही हमवार हुई। यानी कि जब वली का कलाम दिल्ली पहुँचा तो यहाँ के शायरों ने रेख्ता की तरफ तवज्जो दी और शुमाली हिंद में यह गज़ल का पहला दौर है। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि वली दक्कनी की जो गज़ल है, उनका कलाम है, दिल्ली पहुंचा तो वहाँ के जितने भी शायर थे, दिल्ली के जितने भी तमाम शायर जो है ना वो रेख्ता की तरफ तवज्जो कर दिए, ठीक है। शुमाली हिंद में ये गज़ल का पहला दौर बताया जा रहा है, यानी कि उत्तरी हिंद में ये गज़ल का पहला दौर था जब वली दक्कनी का कलाम दिल्ली पहुंचा था। और उस दौर में फ़ायज़ दहलवी, याद रखिएगा फ़ायज़ दहलवी, तो फ़ायज़ दहलवी हो गए, शाह मुबारक आबरू, शाकिर नाजी खान, सिराजुद्दीन अली खां आरजू, मिर्ज़ा मुज़हर जाने जाना, शाह ज़हूरुद्दीन, हातिम अशरफ अली खां, नामुल्लाह खां यकीन, गुलाम मुस्तफ़ा, शेख शरीफुद्दीन मजमून जैसे मशहूर शायर हुए। यानी कि वो गज़ल का पहला दौर था शुमाली हिंद में। और उस दौर में ये जितने भी शायर के नाम हैं ये सभी शायर जो है वो मशहूर शायर है उस दौर के। और उसी दौर में उर्दू गज़ल में इहाम गोई को रिवाज मिला, ठीक है ना। इहाम गोई किसे कहते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। इहाम गोई मतलब कि गज़ल में इहाम का इस्तेमाल होने लगा, मतलब कि ऐसे लफ्ज़ जो कि दो मानी रखते हैं, एक नज़दीक का और एक दूर का, उसी को कहते हैं इहाम, ठीक है ना। तो गज़ल में इहाम गोई का रिवाज मिलने लगा, ठीक है, और फ़ारसी तराकीब का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा। थोड़े अरसे बाद उर्दू शुअरा ने गज़ल में सादगी, सलासत और रवानी पर तवज्जो देनी शुरू की। अब देखिए धीरे धीरे जो है ना उर्दू गज़ल का विकास हो रहा है, कहाँ पर? तो हिंदुस्तान में, और वो भी नहीं तो शुमाली और यानी कि उत्तरी और दक्षिणी दोनों जगह उर्दू गज़ल का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है, धीरे धीरे इर्तिक़ा हो रहा है। वही यहाँ पर बताया जा रहा है क्या कि फ़ारसी तराकीब का ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा उर्दू गज़ल में। थोड़े अरसे के बाद उर्दू शुअरा ने गज़ल में सादगी, सलासत और रवानी पर तवज्जो देना शुरू कर दिया, ठीक है। और उसके बाद से इन तमाम मशवरे में खान आरजू सबसे ज़्यादा अहम है क्योंकि उनकी सरपरस्ती में कई उर्दू शायरों ने शुमाली हिंद में उर्दू शायरों की बुनियाद रखी और उसी दौर के मशहूर शुअरा में हातिम को बेहद मकबूल अहमियत हासिल है। देखिए खान आरजू भी जो है ना वो बहुत ही अहम शायर है क्योंकि खान आरजू जो है ना इनकी सरपरस्ती में ही कई उर्दू शायर जो है ना शुमाली हिंद में उर्दू शायरी की बुनियाद रखी थी। और उसके अलावा हातिम का भी नाम आता है, हातिम भी जो है ना ये बेहद अहमियत, इनको भी बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल हुई उर्दू गज़ल की दुनिया में, ठीक है। अब बात करते हैं 18वीं सदी की, ठीक है। 18वीं सदी से, क्योंकि देखिए 16वीं सदी में तो उर्दू गज़ल का विकास हुआ, मतलब उर्दू गज़ल की शुरुआत हुई हिंदुस्तान में दक्षिण से। दक्षिणी भारत में क्या हुआ? 16वीं सदी में उर्दू गज़ल का विकास हुआ था, वो भी नहीं तो 16वीं सदी की आखिरी दुहाइयों में। फिर 17वीं सदी में ये मतलब आप यूँ कह सकते हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह और ये जितने भी शायर यहाँ पर नाम दिए गए थे ये मशहूर हुए। उसके बाद से अब बात आती है 18वीं सदी की। 18वीं सदी से 19वीं सदी के निस्फ़ अव्वल तक उर्दू गज़ल ने कई नए मोड़ लिए और तरक्की की नई राह अपनाई और इस अहद के तमाम शुअरा ने गज़ल पर ख़ास तवज्जो दी। देखिए 18वीं सदी से 19वीं सदी के निस्फ़ अव्वल तक उर्दू गज़ल ने कई नए मोड़ लिए थे और तरक्की की नई राह अपनाई, यानी कि उर्दू गज़ल में बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ था। और उसके बाद से जितने भी शुअरा थे उर्दू गज़ल के वो मतलब कि आप यूँ कह सकते हैं कि उर्दू गज़ल पर ख़ास तवज्जो दिए थे और अल्फाज व तराकीब और तशबीह व इस्तारा पर गौर किए थे। यानी कि उर्दू गज़ल में जो अल्फाज जो है, अल्फाज हो गया, तराकीब हो गया, तशबीह, इस्तारा पर ज़्यादातर गौर किए थे
तो अंदाज़ा होगा कि इस दौर के गज़ल ज़्यादा जानदार और तवाना है। बिल्कुल, जब जितने भी तमाम शुअरा यानी कि जितने भी शुअरा थे, जितने भी शायर थे, वो गज़ल पर ख़ास तवज्जो दिए थे, अल्फाज पर, ठीक है ना, तराकीब पर, तशबीह व इस्तारा पर, मतलब गज़ल पर ख़ास तवज्जो दिए थे, गौर किए थे। तो जाहिर सी बात है कि उर्दू गज़ल जो है ना वो ज़्यादा जानदार और तवाना मिलेगी उस दौर की, यानी कि 18वीं से लेकर 19वीं सदी की जो गज़ल थी उसमें काफ़ी विकास हो गया था। और उसके बाद से देखिए आगे लिखा गया है कि वली दखनी के बाद उर्दू गज़ल का जो अहद हातिम, नाजी, आबरू व फ़ायज़, जाने जाना, खान आरजू और फ़िगा वगैरह से इबारत है। यानी कि वली दखनी के बाद इन लोगों का नंबर आता है, हातिम हो गए, नाजी हो गए, आबरू, फ़ायज़, मतलब ये सभी मशहूर शायर हुए थे। और उसके बाद से आगे देखिए लिखा गया है कि उसके फ़ौरन बाद उर्दू गज़ल का अहद ज़र्री शुरू होता है, यानी कि उर्दू गज़ल का स्वर्ण काल आप यूँ कह सकते हैं, स्वर्ण काल शुरू होता है। और उर्दू गज़ल की तारीख़ में इस अहद को अहद मीर के नाम से जानते हैं। देखिए वली दखनी के बाद जो अहद वली दखनी के बाद जो अहद आता है, यानी कि जो काल आता है, उसमें हातिम, नाजी, आबरू, फ़ायज़, जाने जाना, खान आरजू और फ़िगा, इनका नाम मशहूर है। और इसके फ़ौरन बाद जो उर्दू गज़ल का अहद स्टार्ट होता है ना, जो काल स्टार्ट होता है, उसको स्वर्ण काल कहते हैं। और इसी स्वर्ण काल को एक और नाम दिया जाता है, अहद मीर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि उर्दू गज़ल की तारीख़ में, ठीक है, उर्दू गज़ल की हिस्ट्री में इस अहद को, इस काल को अहद मीर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जो सबसे मशहूर शायर थे उनका नाम था मीर तकी मीर। तो मीर तकी मीर और इस अहद के, यानी कि इस स्वर्ण काल के और भी मशहूर शायर हुए मीर तकी मीर के अलावा, जैसे कि ख्वाजा मीर दर्द, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, मीर सोज़, शेख ग़ुलाम हमदानी मसफ़ी, इंशाउल्लाह खां इंशा, शेख कलंदर बख्श जरायत वगैरह इस दौर के मशहूर गज़ल गो शायर थे। यानी कि अहद मीर के ये सभी मशहूर गज़ल गो शायर थे जिन्होंने गज़ल लिखी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए लिखा गया है कि उसी ज़माने में उर्दू शायरी के दो अहम मराकज़ कायम हुए, यानी कि दो केंद्र स्थापित हुए थे। ठीक है, अदब में दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ का तस्वुर कायम हुआ। यानी कि बोला जा रहा है कि उर्दू शायरी जो है ना दो केंद्रों में बट गई, ठीक है ना, दो भागों में बट गई आप यूँ कह सकते हैं। एक दबिस्तान दिल्ली, मतलब एक भाग का नाम रख दिया गया दबिस्तान दिल्ली, मतलब दिल्ली जो है ना वो उर्दू शायरी का एक केंद्र बन गया, और उसी तरह लखनऊ जो है ना वो उर्दू शायरी का एक अलग केंद्र बन गया। यानी कि उर्दू शायरी दो दबिस्तानों में बट गई। ठीक है, एक हो गया दबिस्तान दिल्ली और दूसरा दबिस्तान लखनऊ। ठीक है, उर्दू गज़ल भी दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ के खानों में बट गई, वही बात लिखा गया है। आगे देखिए, आगे लिखा गया है ये बात कि दबिस्तान लखनऊ के शुअरा ने ज़ुबान व बयान पर ख़ास तवज्जो दी थी। यानी कि जो लखनऊ दबिस्तान के शुअरा थे, शायर थे, वो उर्दू गज़ल में ज़ुबान व बयान पर ख़ास तवज्जो दी थी। एक तरफ दबिस्तान लखनऊ में शेख इमाम बख्श, नासिख, इंशा और मसफ़ी उर्दू गज़ल की आबियारी कर रहे थे, तो दूसरे जानिब यानी कि दूसरी तरफ दबिस्तान लखनऊ में मीर सौदा, दर्द और सोज़ की शायरी उर्दू गज़ल को एक नया मुकाम अता कर रही थी। यानी कि उर्दू शायरी जो है ना दो खानों में बट गई थी, दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ। ठीक है, दो खानों में बट जाने की वजह से दबिस्तान लखनऊ से जुड़े रहे जो शायर हैं उनका भी नाम दिया गया है, जैसे कि शेख इमाम बख्श, नासिख, इंशा और मसफ़ी। ये जो लोग थे, ये जो शायर थे, ये दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है, और जो दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले शायर थे उनका नाम है मीर सौदा, उसके बाद से दर्द भी थे। ठीक है, और सोज़, ये जो शायर थे ये दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ यानी कि संबंधित थे। सच बात तो ये है, देखिए ध्यान से लिखा गया है आगे कि सच बात तो ये है कि जिन शायरों ने उर्दू गज़ल को गज़ल बनाया उनमें मीर तकी मीर, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और ख्वाजा मीर दर्द सबसे ज़्यादा अहम है। बिल्कुल सही बात है। उस वक्त की ज़िंदगी की बेचैनी और बेकरारी को इन शुअरा ने अपने गज़लों में बड़े खूबसूरत ढंग से पेश किया, और इसी वजह से इनका जो नाम है चारों तरफ लिया जाने लगा, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में रियल में मुश्किलात से लड़े थे। ठीक है, परेशानियाँ इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आई, बेचैनी, बेकरारी को इन्होंने अपने शेर व शायरी के अंदाज़ में खूबसूरत ढंग से लिख कर बयान कर दिया है, जिसके वजह से ये काफ़ी मशहूर शायर हुए हैं। और जिनमें सबसे ज़्यादा मतलब जिनको बादशाह गज़ल कहा जाता है वो है मीर तकी मीर। ठीक है ना, तो वही बात यहाँ पर लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा मीर दर्द उर्दू के अहम सूफ़ी शायर थे। ध्यान में रखिएगा, ख्वाजा मीर दर्द क्या थे? सूफ़ी शायर थे। दर्द की गज़लों में तसव्वुफ़ के मज़ामीन साफ़ सुथरी और आसान ज़ुबान में पेश किए गए हैं। ये तो बात बिल्कुल सही कहा गया है। ख्वाजा मीर दर्द जो थे वो एक सूफ़ी शायर थे और इनकी शेर और शायरी से तसव्वुफ़ के मज़ामीन झलका करता था। ठीक है ना, मतलब पढ़ कर लग जाता था कि हाँ ये एक सूफ़ी शायर हैं।
और नमूना भी दिया गया है, यानी कि ख्वाजा मीर दर्द का यहाँ पर देखिए शेर भी लिख दिया गया है। शेर है कि जग में आकर इधर उधर देखा, वही आया नज़र जिधर देखा, जान से हो गए बदन खाली, जिस तरफ तूने आँख भर देखा। एक बार फिर से मैं ये शेर मुलाहाजा करना चाहती हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। जग में आकर इधर उधर देखा, वही आया नज़र जिधर देखा, जान से हो गए बदन खाली, जिस तरफ तूने आँख भर देखा। तो ये जो शेर है ये ख्वाजा मीर दर्द के का लिखा हुआ शेर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे लिखा गया है कि उस अहद के एक और मशहूर शायर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा थे। अगरचे सौदा का असल मैदान कसीदा था, यानी कि जो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा थे ना, ये एक मशहूर कसीदा निगार थे। मतलब इनका रियल असल मैदान जो था वो कसीदा निगारी का था, यानी कि कसीदा निगारी में बहुत ज़्यादा फेमस थे, लेकिन गज़ल के मैदान में भी यह किसी से कम नहीं थे। दरअसल सौदा उर्दू के सबसे अहम कसीदा गो शायर तस्लीम किए जाते हैं, लेकिन इनकी गज़लें भी कम अहमियत के हामिल नहीं हैं, यानी कि इन्होंने बहुत ही मशहूर गज़लें भी लिखी हैं जो कि काफ़ी जिनको शोहरत हासिल हुई है। तो इनको कम आंकने की कोशिश नहीं कीजिएगा, भले ही ये मशहूर कसीदा निगार है, उर्दू के सबसे अहम कसीदा गो शायर तस्लीम किए जाते हैं, लेकिन ये गज़ल गो शायर भी है, ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है, किसी से कम नहीं है ये भी। और उसके बाद से आगे लिखा गया है कि सौदा यानी कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और दर्द के अहद में उर्दू शायरी को सबसे तवाना और मीर तकी मीर की बीती थी। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर ज़रा अच्छे से मैं पढ़ूँ। देखिए लिखा गया है कि सौदा और दर्द के अहद में उर्दू शायरी की सबसे तवाना आवाज़। जी हाँ, यहाँ पर ऊपर के अलिफ के ऊपर मद जो है ना वो छूट गया है, गलत टाइप हो गया है, बट कोई दिक्कत नहीं है। अलिफ के ऊपर क्या रहेगा, मद रहेगा, आवाज़, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सौदा और दर्द के अहद में यानी कि काल में उर्दू शायरी की सबसे तवाना आवाज़ जो थी ना वो मीर तकी मीर की थी। जी हाँ, मीर तकी मीर को खुदाए सुखन भी कहा जाता है और इनको बादशाह गज़ल भी कहा जाता है। ना सिर्फ इस अहद में बल्कि उर्दू शायरी की तारीख़ में मीर को अफजल तरीन शायर तस्लीम किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोला जा रहा है कि सौदा और दर्द के अहद में उर्दू शायरी की सबसे तवाना आवाज़ मीर तकी मीर की थी। मीर तकी मीर को खुदाए सुखन भी कहा जाता था। और ना सिर्फ इस अहद के मतलब बोला जा रहा है कि ना सिर्फ उस काल में मतलब ना सिर्फ उस अहद में बल्कि उर्दू शायरी की तारीख़ में मीर को अफजल तरीन शायर तस्लीम किया जाता है। अहद मीर के फ़ौरन बाद यानी कि मीर तकी मीर का जो अहद था, काल था, उसके फ़ौरन बाद दिल्ली में उर्दू गज़ल के एक और सुनहरी दौर का आगाज़ होता है। यहाँ पर थोड़ी सी गलत टाइपिंग हो गई है, बट कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर थोड़ा मैं सुधार कर बोलती हूँ। और गलत टाइपिंग भी हो गया है तो गलत पढ़ा भी जा रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मीर तकी मीर का जो अहद था, काल था, उसके फ़ौरन बाद दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में उर्दू गज़ल का एक और सुनहरा दौर का आगाज़ हुआ, यानी कि एक और सुनहरा दौर की शुरुआत हुई। उसे अहद गालिब से मामूर करते हैं, यानी कि दिल्ली में एक नया उर्दू गज़ल का दौर, एक सुनहरा दौर का आगाज़ हुआ और उस काल को कहते हैं अहद गालिब, यानी कि गालिब का अहद, गालिब का आप यूँ कह सकते हैं काल, यानी कि मिर्ज़ा गालिब का अहद स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हकीम मोमिन खां मोमिन सैयद मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, ठीक है। आगे देखिए आखिरी मुग़ल बादशाह लिखा गया है, आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र और मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब उस अहद के सबसे मशहूर शायर है, यानी कि अहद गालिब के सबसे मशहूर शायर कौन कौन है तो याद रखिएगा, हकीम मोमिन खां मोमिन, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र और मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब उस अहद के सबसे मशहूर शायर हैं। इनके अलावा नवाब मुस्तफ़ा खां शिफ्ता भी उस अहद के एक अहम गज़ल गो शायर हैं। उसके फ़ौरन बाद मनीर शिकवा आबादी, अमीर मिनाई और नवाब मिर्ज़ा दाग दहलवी के दौर का आगाज़ होता है। अमीर मिनाई और दाग दहलवी ने उर्दू गज़ल की दिलकशी और जाज़बियत में इजाफ़ा किया और दाग दहलवी का शुमार उर्दू के उस्ताद शुअरा में होता है। मुल्क भर में उनके शागिर्द जो थे वो मौजूद थे। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे ही अहद गालिब ख़त्म हुआ तो उस अहद गालिब ख़त्म होने के फ़ौरन बाद मनीर शिकवा आबादी, अमीर मिनाई और नवाब मिर्ज़ा दाग दहलवी का दौर का आगाज़ हुआ, यानी कि शुरुआत हुई। और अमीर मिनाई दाग दहलवी ने उर्दू गज़ल की दिलकशी और जाज़बियत में इजाफ़ा किया, ठीक है। मतलब देख रहे हैं आप लोग, धीरे धीरे उर्दू गज़ल में लगातार विकास होते जा रहा है। और यहाँ पर लिखा गया है कि दाग दहलवी का शुमार उर्दू के उस्ताद शुअरा में होता है, यानी कि उर्दू के ये बहुत बड़े उस्ताद थे दाग दहलवी, उर्दू शायरी के बहुत बड़े उस्ताद। मुल्क भर
में इनके शागिर्द मौजूद थे, यानी कि पूरे देश भर में दाग दहलवी के शागिर्द यानी कि स्टूडेंट मौजूद थे। दाग दहलवी के शागिर्दों में सबसे बड़ा नाम डॉक्टर इकबाल का है। इकबाल को शायर, मशरिक, सर और अल्लामा का भी खिताब मिला है। जी हाँ, आप लोग सुने होंगे अल्लामा इकबाल, तो अल्लामा इकबाल जो है ना वो दाग दहलवी के ही शागिर्द थे, यानी कि स्टूडेंट थे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि दाग दहलवी के शागिर्दों में सबसे बड़ा नाम डॉक्टर इकबाल का था, यानी कि डॉक्टर इकबाल नाम था उनका, और उनको खिताब मिला था शायर, मशरिक का, सर का और अल्लामा का। तो ज़्यादातर अल्लामा लगाकर हम लोग कहते हैं अल्लामा इकबाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मतलब ये तीनों खिताब का नाम याद रखिएगा, शायर, मशरिक, सर और अल्लामा। 1857 की अब बात आती है। ठीक है, 1857 के हंगामी हालात के बाद ज़िंदगी के हर शूबे में तब्दीलियाँ रूनुमा होने लगी। जी हाँ, ये बिल्कुल बात सही है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, आप लोग जानते ही हैं 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें सभी के हालात बद से बदतर हो गए थे। हर शूबे में तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही थी, यानी कि हर जगह, हर डिपार्टमेंट में तब्दीली यानी कि परिवर्तन देखने को मिल रही थी। और उसी तरह गज़ल के साथ भी हुआ। गज़ल को बेवक्त की रागनी करार देकर गज़ल के खिलाफ बाकायदा प्रोपेगेंडा शुरू हो गया और एक तरह से गज़ल की तरक्की रुक सी गई थी। जी हाँ, 1857 की क्रांति के बाद गज़ल में भी परिवर्तन आया, यानी कि गज़ल को बेवक्त की रागनी करार देकर गज़ल के खिलाफ बाकायदा प्रोपेगेंडा चलाया गया था और उस वक्त जो है ना गज़ल की तरक्की रुक सी गई थी। ठीक है, गज़ल ने फिर एक नई राह ली थी और उसके बाद से गज़ल फिर से एक नई राह ली। उर्दू गज़ल के कुछ ऐसे शुरा मिले जिन्होंने गज़ल को दोबारा अज़मत की बुलंदी अता की। उनमें उस्ताद शायर अमीरुल्लाह तस्लीम के अलावा सफ़ी लखनवी, अज़ीज़ लखनवी, जलाल लखनवी, साकिब लखनवी और रियाज खैराबादी के नाम अहमियत के हामिल है, जिन लोगों ने दोबारा उर्दू गज़ल को अज़मत की बुलंदी अता की। उन शायरों का नाम यहाँ पर दिया गया है, याद रखना है। एक थे उस्ताद शायर जिनका नाम था अमीरुल्लाह तस्लीम, और इनके अलावा सफ़ी लखनवी, अज़ीज़ लखनवी, जलाल लखनवी, शाकिब लखनवी, रियाज खैराबादी, इनके नाम आप लोगों को याद रखना है। इनके नाम जो है ना अहमियत के हामिल है। इनके बाद शाद अज़ीम आबादी, यगाना चंगेज़ी, मौलाना अफजलुल हसन, हसरत मुहानी, असगर गोंडवी, फ़ानी बदायूनी और अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी वगैरह वगैरह बड़े शायर हैं जिन्होंने अपनी उस्तादाना फ़नकारी से उर्दू गज़ल को ज़िंदगी और ज़माने का तर्जुमान बनाया है। मतलब 1857 की क्रांति के बाद ये सभी ऐसे शायर हैं जिन्होंने उर्दू गज़ल को अज़मत की बुलंदी अता की। ठीक है ना, फिर से गज़ल जो है ना वापस बुलंदी तक पहुँची। ठीक है, उसके बाद से शौरी तौर पर 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ। आप लोग जानते हैं तरक्की पसंद अदबी तहरीक 1936 में हुआ था। जिन शुअरा ने इस तहरीक को मुस्तहकम किया उनमें जोश मलियाबादी और फ़िराक गोरखपुरी की हैसियत रहनुमाओं की है। इनके अलावा मखदूम मोहिउद्दीन, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, मजरू सुल्तानपुरी, एहसन जज़बी, एहसान दानिश, मिजाज लखनवी, साहिल लुधियानवी, अली सरदार जाफरी वगैरह अहम नाम हैं। मतलब कि ये तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े रहने वाले शायर का नाम यहाँ पर बता दिया गया है। जोश मलियाबादी और फ़िराक गोरखपुरी जो है ना इस तरक्की पसंद अदबी तहरीक से तो जुड़े ही थे। उसके अलावा मखदूम मोहिउद्दीन, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, मजरू सुल्तानपुरी, एहसन जज़बी, एहसान दानिश, मिजाज लखनवी, साहिल लुधियानवी और अली सरदार जाफरी वगैरह के नाम भी अहम हैं, यानी कि ये लोग भी तरक्की पसंद अदबी तहरीक से जुड़े हुए थे। ठीक है ना, और तरक्की पसंद अदबी तहरीक ने मकसदी शायरी पर जोर दिया जिसके लिए गज़ल के बजाय नज़्म ज़्यादा मुफीद थी। देखिए, तरक्की पसंद अदबी तहरीक जो है ना वो मकसदी शायरी पर जोर दिया, शायरी पर तो जोर दिया लेकिन गज़ल के बजाय नज़्म जो थी ना वो ज़्यादा मुफीद थी, यानी कि नज़्म को चुना गया। मजरू सुल्तानपुरी जो है वो अकेले ऐसे तरक्की पसंद शायर हैं जिन्होंने सिर्फ गज़ल कहने पर इक्तफ़ा किया। अल्लामा इकबाल की तरह फ़िराक गोरखपुरी और फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ भी ऐसे शायर हैं जिन्हें हम नज़्म और गज़ल दोनों का बड़ा शायर तस्लीम करते हैं। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। फ़िराक गोरखपुरी और फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ भी ऐसे शायर हैं जिन्हें हम नज़्म और गज़ल दोनों का बड़ा शायर तस्लीम करते हैं, यानी कि इन्होंने नज़्म में भी और यहाँ तक कि गज़ल में भी, दोनों में बहुत ही इनको शोहरत हासिल है, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की और फ़िराक गोरखपुरी की। जोश मलियाबादी, मखदूम मोहिउद्दीन, एहसान दानिश, अली सरदार जाफरी, साहिल लुधियानवी और कैफ़ी अज़मी ऐसे शायर हैं जिन्होंने गज़ल ज़रूर कही लेकिन उनकी पहचान एक नज़्म गो शायर की है। लेकिन उर्दू गज़ल की तारीख़ में रघुपति सहाय, फ़िराक गोरखपुरी, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ और मजरूह सुल्तानपुरी का नाम हमेशा एहतराम से लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हो गई बात। अब देखिए ये लास्ट
है लास्ट आप यूँ कह सकते हैं पैराग्राफ, 1947 में मुल्क की आज़ादी के साथ तकसीम वतन, यानी कि जब अब बात आती है 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक तो ये बात हो गई, मतलब 1947 तक जो है ना उर्दू, 1857 की क्रांति के बाद तो उर्दू गज़ल की तरक्की रुक सी गई थी, लेकिन तुरंत ही ऐसे अच्छे अच्छे शायर मिले उर्दू गज़ल को कि फिर से गज़ल को अज़मत की बुलंदी अता की, और उसके बाद से फिर से दोबारा जो है ना गज़ल वो बुलंदी पर पहुंची। और फिर बीच में क्या हो गया, 1947 में मुल्क को आज़ादी मिली, यानी कि हमारे हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। और फिर क्या हुआ, तकसीम वतन हुआ, यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का तकसीम हुआ, बंटवारा हुआ। तो उस वक्त गज़ल के साथ क्या हुआ था ये समझिए। उस वक्त अब गज़ल जो है ना उर्दू के गज़ल गो शुरा ने उस दौर के सियासी और समाजी हालात और कैफियत को बयान किया। गज़ल का एक नया रूप उभर कर सामने आया। नासिर काज़मी, ज़ेब गौरी बानी, हसन नईम, इब्न इंशा, निदा फाजली, जावेद नासिर, मखमूर सईदी, शहरयार और इरफान सिद्दीकी वगैरह ने उर्दू गज़ल को नए रंग व आहंग से सजाया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली थी, तो भारत की आज़ादी दिलाने के लिए कितने लोग संघर्ष किए थे, सियासी, समाजी, ये सभी हालात और कैफियत को गज़ल के ज़रिए ही बहुत ऐसे शायर हैं जिन्होंने बयान किया। ठीक है, गज़ल का एक नया रूप उभर कर सामने आया। और 1947 के बाद नासिर काज़मी, ज़ेब गौरी बानी, हसन नईम, इब्न इंशा, निदा फाजली, जावेद नासिर, मखमूरी सईदी, शहरयार और इरफान सिद्दीकी वगैरह, ये जितने भी नाम हैं ना, ये वैसे नाम हैं जिन्होंने उर्दू गज़ल को नए रंग व आहंग से सजाया। यानी कि ये सभी वैसे शायर हैं जिन्होंने 1947 के बाद उर्दू गज़ल को जो है नया रंग व आहंग दिया। ठीक है ना, तो ये सारी बात हो गई उर्दू गज़ल के बारे में, यानी कि उर्दू गज़ल की इब्तिदा कैसे हुई। ठीक है ना, फ़ारसी शायरी से गज़ल जो है ना उर्दू शायरी में आई, और फिर उर्दू शायरी से कैसे कैसे धीरे धीरे उर्दू शायरी का विकास हुआ, और फिर हम लोग 1947 तक पहुँचे। ये हर एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।